नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्दे के पीछे और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। एक साल में सबसे लंबे वक्त की तेजी शेयर मार्केट में देखने को मिली। किस लिहाज से? यानी कि लगातार 8 दिन जो है वो पॉजिटिव नोट पर बाजार बंद हुआ और 25,100 का आंकड़ा पार हो गया। इस पूरे हफ्ते बहुत सारे शेयर जो हैं वो खबरों में रहे, लेकिन हम लोग आपके लिए फिल्टर करके लेके आए और खास तौर पे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी लेकर आए हैं कि वो उनके नए टारगेट्स क्या हैं या फिर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही रेयर अर्थ की बात कर लीजिए या फिर सेमीकंडक्टर से जुड़े शेयर हैं, उन तमाम में हलचल देखने को मिली। और इतना ही नहीं, कुछ छोटे जो शेयर थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाया है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी जो है वो है सिगाची इंडस्ट्रीज़। आप ये समझिए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ये कंपनी, और इस हफ्ते ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। कंपनी का शेयर जो है आप 14.5% से बढ़कर 36 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। वहीं आप शुक्रवार की बात करें तो इसमें ये तेज़ी जो है वो जारी रही और शेयर करीब 44 रुपये के हाई लगाता हुआ दिखा। 2 दिन के अंदर 35% का यहाँ पे उछाल है। पिछले 2 दिनों की तेज़ी के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण ये माना जा रहा है कि अमेरिका और भारत के ट्रेड डील को लेकर कई पॉजिटिव घोषणाएं की उम्मीद की जा रही है और वर्तमान समय में हो रही बातचीत से कोई पॉजिटिव अपडेट निकलकर आ सकता है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट की घोषणा मानी जा रही है। दरअसल कंपनी ने बीते 4 सितंबर को जानकारी दी थी कि वो हर एक शेयर पर 0.10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, यानी कि 10 पैसे के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर को फिक्स की गई है। जिस वजह से इन्वेस्टर डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आने से पहले ही इस शेयर में खरीदारी कर रहे हैं ताकि उन्हें डिविडेंड मिल सके। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप करीब 1443 करोड़ के आसपास है और साथ ही जो ब्रोकरेजेस हैं इस स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। जो टारगेट्स हैं उन्होंने 80 से लेकर 85 रुपये तक के यहाँ पर दिए हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो अचानक से खबरों में आया और आप देखिए कुछ जो स्टॉक्स होते हैं हमको लेसन दे के जाते हैं, तो उनमें से एक स्टॉक ये भी है यहाँ पे कि आपको किसी की भी स्टॉक की तेज़ी में ऐसे ही आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना चाहिए। अब जैसे आप इस स्टॉक की बात कर लेते हैं, भारत ग्लोबल डेवलपर्स की शेयरों में ताबड़तोड़ रैली देखने को मिली है। आप देखिए पूरे हफ्ते में अगर देखें तो 21.5% तक ये जो स्टॉक है वो भागता हुआ दिखा है। एक महीने में जो शेयर 177% चढ़ गया और ये करीब आप ये देखिए 209 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बात जान लीजिए कि जो शेयर है 2023 में 16 रुपये से चढ़कर आप ये समझिए 2024 में 1,702 रुपये पे आया था। जी हाँ, 1,702 पे, यानी कि 105 गुना का रिटर्न दिया था। लंबे समय तक ये शेयर जो है लिस्टिंग फीस ना भरने की वजह से सस्पेंड हुआ था और ये अपने 52 वीक हाई से भी करीब 83% जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स में जानबूझकर मैं इसलिए भी लेकर आता हूँ ताकि आपको कुछ अलर्ट किया जा सके तमाम चीज़ों को लेकर। हालांकि वो जो एक्सपर्ट है वो बेहतरीन राय दे सकते हैं। यहाँ पे शेयर में देखिए चढ़ाई जो इस समय तेज़ी देखने को मिली, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बार बार यहाँ पे नाम बदलने, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जैसी तमाम तरह की चीज़ें हुई यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि आप ये समझिए कि इसको लेकर सेबी ने कई बार सवाल उठाए, फाइनेंशियल संदेहास्पद चीज़ें देखने को मिली, कंपनी के बड़े बड़े ऑर्डर्स का दावा किया गया, बाद में जो क्लैरिटी मिली वो एकदम अलग थी यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक की पिटाई भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हुई। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसलिए हम लोग यहाँ पर लेके आए, क्योंकि पहले सेबी ने कई आरोपों के चलते यहाँ पर इसको सस्पेंड कर दिया था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं। पहली एक अच्छी खबर है, वो आपको बताए थे। तो देखिए लंबे समय के बाद वीआई निवेशकों के लिए गुड न्यूज़ आई है। क्रेडिट रेटिंग में भी यहाँ पे बड़ा सुधार देखने को मिला है। अगर आप अगस्त 2021 की बात करें तो जो रेटिंग थी B- थी, फरवरी 2022 आते आते B+ हो गई, स्टेबल की स्थिति में आ गई। फिर जून 2024 आते थे BB+, BB+ स्टेबल हो गई और अप्रैल 2025 में यहाँ पर जो है BBB- स्टेबल स्थिति होती हुई दिखी है। लगातार इक्विटी जुटाने और रेटिंग सुधार से कंपनी की जो कर्ज लागत है वो कम हो सकती है, लागत जो है इस पर बेहतर स्थिति देखने को मिलती है, नई फंडिंग आसान हो जाती है। क्योंकि देखिए जब रेटिंग अच्छी नहीं होती ना तो फिर जो तमाम जो एजेंसीज़ हैं जिससे आप लोन लेते हैं कंपनियां, तो वो जो है इससे कतराती है लोन देने से। लेकिन जैसे आपकी रेटिंग सुधरती है तो एक बेहतर माहौल बनता है ताकि आपको आसानी से लोन भी मिलता है और आपकी इमेज भी बेहतर सुधरती है। यहाँ पे आप ये देखिए कि बढ़ता जो डेटा का मांग है और संभावित टैरिफ हाइक के चलते यहाँ पे
जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को भी मिल सकता है। और यहाँ पे सरकार पहले ही क्लैरिटी दे चुकी है कि उनकी हिस्सेदारी जो है वो 49% के आसपास है। कंपनी के मुताबिक यहाँ पर मर्जर के बाद अब ये कुल जो है 1.09 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं, जिसमें से FY25 में करीब 61,400 करोड़ रुपए शामिल है। प्रमोटर ग्रुप की ओर से अब तक 27,000 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी में किया जा चुका है। दूसरी खबर क्या है इसमें, ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग के जरिए AGR बकाये की नई कैलकुलेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। यहाँ पे कंपनी ने तर्क दिया कि दूरसंचार विभाग के जरिए बकाये पर की गई नई मांग न्यायालय के पिछले फैसले के दायरे से बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर आने वाले हफ्तों में वोडाफोन आइडिया की याचिका पर यहाँ पर सुनवाई करता हुआ दिखेगा सुप्रीम कोर्ट। कंपनी ने ये कहा कि दूरसंचार विभाग यानी कि DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 2017 से पहले के बकाये की कैलकुलेशन में कई मदों को 2 बार जोड़ा है, जिससे रकम गलत निकल रही है। पहले DOT ने 5,960 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 9,450 करोड़ हो गया है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने कंपनी को नोटिस भेजकर 9,450 करोड़ रुपए की भुगतान करने की मांग की है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से AGR को दोबारा कैलकुलेशन करने की मांग रखी है और उसके जवाब में यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया है उसने यहाँ पर याचिका दाखिल कर दी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। येस बैंक को लेकर खबर आती है यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए इस ना सिर्फ येस बैंक बल्कि कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो एक ग्रुप से ही जुड़ी दोनों खबरें यहाँ पे। क्या खबरें हैं देखिए, सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने येस बैंक की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंक के बोर्ड में प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार मिल गया है येस बैंक में। और ये बदलाव 9 मई 2025 को हुए शेयर परचेज एग्रीमेंट के तहत हुआ है। इस मंजूरी के बाद SMBC बोर्ड में 2 निदेशक और SBI 1 निदेशक का नामांकन कर सकेंगे। ये अधिकार उन लेन देन की सप्लाई पर निर्भर करेगा जिनकी डिटेल्स इस समझौते में है। ये साझेदारी येस बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करती है, जिसमें जापानी SMBC जैसी बड़ी विदेशी फाइनेंशियल कंपनियां और भारत को सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI शामिल हो रहा है। इससे बैंक के स्ट्रेटेजिक फैसलों और ऑपरेशंस में बेहतर दिशा मिलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस कदम से येस बैंक की ग्रोथ में एक नया मोड़ आएगा और साथ ही संभवतः बैंक की स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इस बीच ब्रोकरेज जो है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने वहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पे जो है वो शेयर करी और यहाँ पे ये कहा कि येस बैंक का अभी फिलहाल की स्थिति तो यहाँ पर हाई वैल्यूएशन दिख रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने NSE और BSE पर एक ब्लॉक डील के जरिए कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी 1.7% हिस्सेदारी बेचने की खबर जो है वो निकल के आई, बेचने जा रही है कंपनी। इस डील की कीमत जो है करीब 6,167 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और जापानी बैंक सभी रेगुलेटरी मंजूरी हासिल करने के बाद येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी लगभग 25% तक बढ़ाने के लिए यहाँ पर निवेश करने की गुंजाइश बना रहा है। यानी कि एक तरफ इसका रुझान येस बैंक की तरफ बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोटक बैंक से दूरी बनाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। टर्म शीट के मुताबिक सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के 3.28 करोड़ शेयर 1,880 रुपये के प्रति शेयर के मिनिमम प्राइस पर बेचेगा, जो कि मंगलवार के क्लोजिंग रेट 1,962 रुपये से करीब करीब 4% कम है। आपको बता दें कि जेफरीज इंडिया ने यहाँ पर जो है और साथ में न्यूमरा जो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसीज है, जबकि कोटक सिक्योरिटी जो है इस डील का ब्रोकर बना रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग से जुड़े उपकरण बनाने वाले सरकारी कंपनी BEML लिमिटेड के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को जो शेयर है वो 7% से ज़्यादा उछल गया और खबर ये आई कि कंपनी को जल्द ही भारत सरकार की तरफ से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल सकता है। इस खबर के बाद से ही इन्वेस्टर की शेयर में रुचि बढ़ती हुई दिखी। यहाँ पे दरअसल एक रिपोर्ट में हवाले से कहा गया और तमाम तरह की रिपोर्ट छपी इस तरीके से कि यहाँ पर BEML लिमिटेड कंपनी, जिसे इस समय मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है, अब सरकार अपग्रेड करते हुए इसको नवरत्न का दर्जा देने की तैयारी कर रही है और इस संबंध में जल्द ही सरकार की तरफ से यहाँ पे घोषणा की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी को मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा मिल जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, तो हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो काम की है यहाँ पर। तो देखिए, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने जाने के बाद जो है कुछ ज़रूरी फ़ायदे कंपनियों को मिलते हैं। पहले तो देखिए वित्तीय स्वतंत्रता, यानी कि जो बड़े खर्चे और निवेश होते हैं वो सरकार की अनुमति यहाँ पर नहीं लेनी पड़ती है। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की आज़ादी जो है, जॉइंट वेंचर करने की छूट और भारत के बाहर विदेश में भी अपनी ब्रांच और सब्सिडरी खोलने की भी आज़ादी यहाँ पर मिल जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट खरीदने की छूट मिल जाती है, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस में और बेहतर प्रभाव देखने को
मिलता है। तो ये खबर हमने आपको क्लैरिटी दे दी। अब कुछ खबरें और हैं जो काफ़ी ज़्यादा खबरों में बनी रही। क्रिटिकल माइनिंग जो स्टॉक है GMDC के शेयर पूरे हफ्ते खबरों में लगातार 3 आप देखिए दिन तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इतना ही नहीं, गुरुवार को तो आप ये समझिए कि दिन के उच्चतम स्तर से स्टॉक जो है 15% तक नीचे जाके गिरता हुआ दिखा, लेकिन शुक्रवार को 10% की इसने छलांग मारी और इस हिसाब से देखें तो 5 दिनों में शेयर 7% तक चढ़ता हुआ दिखा है। शेयर बाजार में इस गिरावट के दौरान भारी वॉल्यूम भी रहा। करीब 4 करोड़ शेयरों की यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिली, जिनकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए से अधिक थी, जबकि सामान्य तौर पर पिछले 20 दिनों में इस समय इसी सेशन में लगभग 50 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी। आप सोचिए कितना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। इस मामले में बाजार एक्सपर्ट्स एक सामान्य ट्रेडिंग मान रहे हैं, लेकिन भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और तेजी से बढ़ती कीमतों के बाद यहाँ पे जो है स्टॉक में साफ तौर पर एक सतर्कता यहाँ पे बरतनी चाहिए। हालांकि इस महीने के दौरान JMDC के शेयरों में एक अच्छा प्रदर्शन किया है और वर्तमान गिरावट के बावजूद ये जो है पिछले एक महीने में 17% यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिखे हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही आप ये समझिए कि करीब 2.2 लाख रिटेल शेयर धारकों की यहाँ पर हिस्सेदारी लगभग 17% के आसपास हो जाती है यानी, और प्रमोटर के पास करीब 74% शेयर्स है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की बात करें, उनकी हिस्सेदारी ना के बराबर है। अब प्रदीप हल्दर जो है PSG कैपिटल के, जो हम लोग लगातार उनके साथ चर्चा करते थे, उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक है एक अच्छी तेजी बनाता हुआ दिख सकता है। 640 से लेकर 650 के भाव पे जाता हुआ दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर और सिस्टम डिज़ाइन कंपनी मॉसचिप टेक्नोलॉजीज के शेयरों की भी बात करें तो पूरे हफ्ते यहाँ पर ये चर्चा में बने रहे। एक महीने के अंदर 55% की तेज़ी आई यहाँ पर। और आप ये समझिए कि मॉसचिप टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है और यही इसमें तेज़ी की मुख्य वजह है। भारत वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर बाजार में एक अहम हिस्सेदारी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि निवेशक जो है सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियों की तरफ फोकस कर रहे हैं। अब ऐसे में स्टॉक को लेकर क्या नए टारगेट दिए जा रहे हैं, तो PSG कैपिटल के जो प्रदीप हल्दर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मॉसचिप में तेज़ी का दौर जो है अभी भी बाकी रहेगा। अभी शेयर 255 के करीब है और ये जो अगला टारगेट है शॉर्ट टर्म के हिसाब से 285 से लेकर 290 तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि जो हाई वैल्यूएशन है और साफ तौर पर संस्थागत निवेशकों को यहाँ पर सीमित भागीदारी को लेकर सतर्कता बरतने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। इस हफ्ते फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लगातार BSE और एंजल वन जैसे शेयर जो है 5% तक टूट गए। एक महीने में BSE करीब 9% से ज़्यादा और एंजल वन 13% से ज़्यादा टूटते हुए दिखे। अब खबर क्या निकल कर आए, देखिए सेबी कुछ बड़ा सोच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के यहाँ पर तमाम तरह की खबरें हैं यहाँ पर कि सेबी जल्द ही कंसल्टेशन पेपर ला सकती है। इसमें वीकली F&O कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का प्रस्ताव हो सकता है। प्लान सिर्फ मंथली एक्सपायरी लागू करना नहीं, यहाँ पर और भी कई बड़ी चीज़ें यहाँ पे सभी एक्सचेंज पर एक ही दिन एक्सपायरी लाने की यहाँ पे विचार हो रहा है, या तो फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन या फिर महीने में एक बार। आप ये भी समझिए कि अगले हफ्ते से सेबी इस पर एक्सचेंजों से बातचीत शुरू कर सकती है। इसके साथ ही F&O में रिटेल निवेशकों की भागीदारी पर भी यहाँ पे लिमिट लगाने का सुझाव दिया जा सकता है। निवेश के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो तय हो सकती है। सेबी के प्रस्ताव में क्या बातें हैं ये जान लीजिए। वीकली F&O कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का यहाँ पर सुझाव है। मंथली एक्सपायरी की ओर बढ़ने के लिए यहाँ पर डिफाइंड ग्लाइड पाथ की चर्चा हो रही है। सभी एक्सचेंजों पर एक ही दिन एक्सपायरी करने पर विचार है। 12 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में लॉन्ग टेन्योर डेरिवेटिव्स पर चर्चा होगी। एक्सचेंजों से कंसल्टेशन अगले हफ्ते यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखेगा। बाजार और निवेशकों पर असर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा और BSE और ब्रोकिंग जो कंपनियां हैं उनके वॉल्यूम लॉस की वजह से यहाँ पे दबाव आ सकता है। रिटेल ट्रेडर्स पर भी यहाँ पे साफ तौर पे असर जो है वो देखने को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर हफ्ते में या माफ़ कीजिएगा अगर महीने में एक बार अगर आप देखिए कि एक्सपायरी होगी तो जाहिर सी बात है लोग BSE की जगह पे NSE पे फोकस करेंगे यहाँ पर, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो वॉल्यूम पे दिखना तय है यहाँ पे। हालांकि ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई है और उनका साफ तौर पे कहना है कि BSE और नुवामा के लिए संभावित स्थिति पर जो है एक गहरा दबाव देखने को मिल सकता है। BSE के अगर FY 27 की बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 20 से लेकर 50% तक की गिरावट आ सकती है। वहीं नुवामा की बात करें तो 15 से 25% तक ये टूट सकता है, यानी कि बड़ी गिरावट का अंदेशा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। भारतीय IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने अपने निवेशकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ने 18,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है, जिसका प्रति शेयर जो वैल्यू है वो करीब 1800 रुपये तय किया गया है। और इस ऐलान के बाद इन्फोसिस के शेयरों में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। और आप ये समझिए कि जो स्टॉक के जो लेवल्स थे वो करीब 1540 के भाव पर जाते हुए दिखे। इस तेज़ी से ये साफ हो गया कि निवेशकों ने इस बायबैक के फैसले को ज़ोरदार इसका स्वागत किया है।
पिछले एक हफ्ते में यहाँ पे अगर आप इन्फोसिस के शेयरों की बात करें तो 4% की रैली देखने को मिली है और पिछले एक महीने में 7.5% ये बढ़ता हुआ दिखा है। और ईयर टू डेट बात करें तो यहाँ पर करीब 18.5% की यहाँ पे गिरावट है, जो कि वैश्विक मंदी और यहाँ पे लागत में कटौती और यहाँ पे साफ तौर पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान हुए उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अब बायबैक की खबर से वापस एक जो स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और यहाँ पर जो है ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है, नुमरा की रिपोर्ट आई है और उस पर इन्होंने कहा है कि इन्फोसिस पर खरीदारी की जाए और कर सकते हैं आप। और साथ ही जो इसका टारगेट है 1880 रुपये का भाव का तय किया गया है और कहा गया है कि बायबैक जो है काफ़ी पॉजिटिव कदम है। अब एक और रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक की बात कर लेते हैं, एनबीसीसी की। और एनबीसीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी को राजस्थान सरकार से करीब 3,700 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी कि पीएमसी और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है। यहाँ पे राजस्थान सरकार ने एनबीसीसी को राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर, आईटी टावर, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर टावर, लग्जरी होटल्स और रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन, निर्माण और मार्केटिंग के लिए लीड एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। कंपनी का जो शेयर है पिछले एक हफ्ते में 4% तक चढ़ चुका है। ब्रोकरेज इलारा कैपिटल ने FY25 में रिकॉर्ड 75,300 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो की और इशारा किया है और जिससे ऑर्डर बुक जो है वो करीब 1,20,000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिखी है। यहाँ पे ब्रोकरेज ने यहाँ पे वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी के रेवेन्यू में 24% और मुनाफे में 23% कैगर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के दर के हिसाब से ग्रोथ की संभावना जताई है। स्टॉक में एक अच्छी तेजी की आगे की उम्मीद जताई जा रही है ब्रोकरेज की तरफ से। इस सत्र डिफेंस शेयरों में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। डिफेंस सेक्टर की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, BEL की बात करें तो जो स्टॉक का भाव है 400 रुपये पे जाता हुआ दिखा। 5 दिनों में शेयर 8% तक चढ़ गया। वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो ये 436 के आसपास है, यानी कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब जान लेते हैं कि भाई स्टॉक में आखिर तेज़ी क्यों आई। दरअसल स्टॉक यहाँ पर कंपनी की तरफ से ऐलान हुआ कि करीब 90 पैसे प्रति शेयर के भाव पे जो डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया गया, जो कि 23 सितंबर 2025 को शेयरधारकों को दिया जाएगा। ये डिविडेंड हाल ही में 28 अगस्त 2025 को हुई 71 AGM में मंजूर हुआ था। इसके अलावा सितंबर की शुरुआत में कंपनी ने बताया था कि उसके पास 644 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें डेटा सेंटर, शिप फायर कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर टैंक नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सीकर्स, जैमर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, अपग्रेड्स, स्पेयर्स और सर्विस जैसी तमाम कंपनियां। और JP मॉर्गन ने इसके ऊपर स्टॉक के ऊपर 450 का टारगेट तय किया है। वहीं दूसरी सरकारी डिफेंस कंपनियों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर आप बात करें तो 5 दिनों में 10% जो है स्टॉक भागता हुआ दिखा है। जैसे ये तेजी इंडियन नेवी के साथ सबमरीन प्रोजेक्ट P75 को लेकर बातचीत शुरू होने के चलते हुई। इस प्रोजेक्ट के चलते आप ये समझिए कि 6 स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण जो है प्रस्तावित है। कंपनी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में ये बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। साथ ही 3 कलावरी क्लास सबमरीन्स के अतिरिक्त ऑर्डर मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस जो है एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कंपनी पर भरोसा जताया है, खरीदारी की सलाह दी है। 3,860 के आसपास के यहाँ पे लक्ष्य दिए गए हैं। वहीं दूसरी और डिफेंस स्टॉक्स जैसे MTAR टेक्नोलॉजीज की बात कीजिए, आप देखिए कि शेयर एक दिन में 19% तक उछल के 1685 के भाव पे पहुंचा। जबकि BML की बात करें 10% की तेज़ी है यहाँ पे। और आगे की भी हम लोग बात करते आएंगे आपको कि BML में और क्या हो रहा है। HAL की बात कीजिए, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। बाजार विशेषज्ञों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो है आगे भी स्थिति तेज़ी की संभावना देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब IDBI बैंक की बात कर लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ यहाँ पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए यहाँ पे आवेदन जारी किया गया और ये आवेदन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि मुंबई बेंच के NCLT के सामने किया गया है। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने 225 करोड़ रुपए के कर्ज में चूक की है। इसके बाद जी एंटरटेनमेंट ने बैंक की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और जी एंटरटेनमेंट ने कहा कि वह IDBI बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें दुर्भावनापूर्ण मुकदमा, मानहानि और क्षतिपूर्ण जैसे आरोप शामिल हो सकते हैं। कंपनी की इस प्रक्रिया को चुनौती देकर अपनी प्रतिष्ठा और बिजनेस हितों की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। जी एंटरटेनमेंट ने प्रतिक्रिया में अपने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी एंटरटेनमेंट ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दिवालियापन प्रक्रिया कंपनी को परेशान करने और बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण के इरादे से किया गया है। यह आवेदन जो है निराधार है पूरे तरीके से। जो इस पर आरोप लगाए गए हैं कंपनी के ऊपर कानूनी
प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कंपनी बैंक के दावों पर कड़ा विरोध करती है और उनका विरोध करने के लिए एक आवश्यक और उचित कदम उठा रही है। कंपनी बैंक के खिलाफ कानूनी उपाय भी अपना सकती है। तमाम चीज़ें ये इसमें खबर में कही गई है, ये जानकारी निकल कर आई है सामने। इसके अलावा वारी एनर्जीज लिमिटेड की भी बात करते हैं। एक आप ये समझिए इस हफ्ते जो है स्टॉक ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और नया 52 वीक रिकॉर्ड जो है वो बनाता हुआ यहाँ पे स्टॉक देखने को मिला है, और जिसके चलते जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के पार निकल गया यहाँ पे। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने को मिली, लेकिन आप ये समझिए कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच करना ये भी बड़ी बात होती है। अब ऐसे में आप ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि भाई स्थिति आगे क्या है, कैसी है। तो देखिए नया जो 52 वीक हाई बना है वो 3,770 रुपये बनता हुआ दिखा। इस तरीके से कंपनी का जो नया 52 वीक हाई की छूता हुआ दिखा। अगर पीई की बात करें तो 45 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 58 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी काफ़ी नीचे है इससे। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 19.70% के आसपास है। वारी एनर्जीज का जून तिमाही का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहा था। इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में इजाफा हुआ है। इस तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 92% उछलकर 401 करोड़ रुपये में पहुंचता हुआ दिखा। और आप ये समझिए कि आज और ख़ास तौर पर शुक्रवार की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है। इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। भारत की प्रमुख सी फूड एक्सपोर्टर कंपनियां अवंती फीड्स, अपेक्स फ्रोजन फूड्स, वाटर बेस, IFB एग्रो इंडस्ट्रीज और कोस्टल कॉर्पोरेशन, तमाम जो स्टॉक में एक ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। पहले तो ज़्यादातर शेयरों में 12 से लेकर 20% की तेज़ी देखी गई, और इस तेज़ी की सबसे बड़ी वजह जो रही यहाँ पे यूरोपियन संघ EU की ओर से भारत की 102 नई फिशरी यूनिट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिलना है, जिसके वजह से स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इससे भारतीय समुद्री उत्पादनों के जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 16% की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 20% की तुरंत जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही ये निर्णय भारत और EU के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 13वीं राउंड की बातचीत के लिए सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन शेयरों में गिरावट देखी गई। भारत के सी फूड एक्सपोर्टर को हाल ही में अमेरिका के जरिए लगाए गए 50% टैरिफ से झटका मिला था, और जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो टूटते हुए दिखे थे, लेकिन अब फिलहाल जो है इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल शो आपको एक कैसा लगा, पर्दे के पीछे आप ज़रूर बताइएगा। किसी स्टॉक स्पेसिफिक आप चाहते हैं कि हम लोग इस शो के दौरान डालें, तमाम जानकारी आपको साझा करें, तो ज़रूर आप हमें यहाँ पर आप भेजिए व्हाट्सअप नंबर पे, या फिर इस शो के दौरान जो है इस लिंक पर भी कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।